नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल BSCB संग्रह में। चलिए आज हम जानेंगे जल संसाधन के बारे में। चलिए साथियों, तो स्टार्ट हम करते हैं, लेक्चर का आरंभ करते हैं। आप सब लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसका प्रयोग में लाने योग्य लवणीय जल का अनुपात कम है। यह लवणीय जल हमें सतही अपवर्त और भौमज जल स्रोत से प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे टेक्निकल टीम से थोड़ा मिस हो गया है लिखने में, ठीक है। तो यहाँ पे होता है, ठीक है, इसको देख लेना, ठीक है, होता है, ठीक है। और उसके बाद जिसका लगातार नवीकरणीय और पुनः भरण जल चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है और जिससे जल नवीकरणीय सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का तीन चौथाई भाग जल से घिरा है और जल का एक नवीकरणीय योग्य साधन है। जब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी है, ऐसे भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांक कमी झेलेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने वाले लवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। यह लवणीय जल हमें सतही अपप्रवाह और भौमज जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिसका लगातार नवीकरणीय और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरणीय सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल का नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्र में जल की कमी कैसे है। ऐसा भविष्यवाणी क्यों किया जा रहा है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांक कमी झेलेंगे। मतलब जल को झेलने का कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कहाँ आना है? यहाँ आना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमको बता रहा है क्या, जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। इसका क्या आवश्यकता पड़ी थी? चलिए, जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरणीय योग्य गुण के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हम जल दुर्लभता के सामना करना पड़ सकता है। जैसा ही हम जल की कमी बात करते हैं, तो हमें तत्काल की कम वर्षा वाले क्षेत्र को
सुखाड़ग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मांस पटल पर, परंतु राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबे रास्ते तय करती पनिहालिनियों के चितलित हो जाते हैं। मतलब इसका अर्थ क्या है हम बता देते हैं। जब जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरणीय योग्य के गुण के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है। मतलब जल का विशाल जब भंडार होता है और इसका नवीकरणीय योग्य गुण के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हम जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्कालीन ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सुखाड़ग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मांस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल के भरे मटके संतुलित करते हुए और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती है पनिहालिनियों के चितलित हो जाते हैं। तो आगे आइए। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधन का उपलब्धता में, ठीक है, अब आगे जानते हैं, ठीक है। तो समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता, ठीक है, परंतु अधिकतर मतलब अधिक मात्रा में जल की कमी होने से अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों के जल के असमान वितरण के कारण होता है, ठीक है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र के प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल का दुर्लभता हो, ठीक है। हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है कि देखिए जैसा कि हम जानते हैं समस्या और स्थान के अनुसार विभिन्न होता है। जो समय है, समय और स्थान के अनुसार वो विभिन्न होता है, परंतु अधिकताएं जल की कमी से अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्ग में जल की असमान वितरण कारण होते हैं। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र के प्रचुर मात्रा में जल होने के बावजूद भी वहाँ जल का दुर्लभता हो? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और
बाद जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान, ठीक है, वितलन, जो वितलन के परिमाण हो सकता है, जल अधिक संख्या के लिए घरेलू उपयोग में नहीं बल्कि अधिक अनाज उगने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ने के लिए जल संशोधन का अतिशोषण करने ही संचित बढ़ाया जा सकता है और शुक्ल ऋतु भी खेती भी की जा सकती है। संचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। शुक्ल कृषि तकनीकी तथा सूखा प्रतिरोध फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। मतलब वितरण और परिमाण हो सकता है, ठीक है। जल अधिक संख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करने ही संचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुक्ल ऋतु भी खेती की जाती है। संचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि की तकनीकों का सूखा प्रतिरोध फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। तो चलिए, ये आप सभी को समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देख लें ना, चलिए चलिए 1 मिनट हम थोड़ा देख लेते कितना बड़ा चैप्टर है। चलिए, आपने टेलीविज़न विज्ञानों में देखा होगा कि बहुत से किसानों की खेती पर अपने निज कुएं और नलकूप हैं, जिससे सिंचाई करने के उत्पाद बढ़ा रहे हैं, परंतु अपना सोच है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। इसके कारण भू जलस्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी आ सकती है और जल सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्र के बाद भारत की तेजी औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs बड़े उद्योगों घरों के रूप में फैली हुई है। उद्योग के बढ़ती हुई संख्या के कारण अलाभनीय जल संसाधन का दबाव बढ़ा रहता है। तो चलिए आगे हम बताते हैं।
उद्योग के अत्यधिक जल के अलावे उसके चलने चलने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी और इसकी काफ़ी हद की पूर्ति जल विद्युत से होता है। वर्तमान समय में भारत के कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी होती है, अपितु इससे संबंधित समस्या और भी गहरी हुई है। यदि आप शहरी आवास सीमित या कॉलोनियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल आपूर्ति के लिए कलपुट स्थापित किया गया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ठीक है, कि शहर में जल संसाधन की अति शोधन हो रहा है और इनके कमी होती जा रही है। मतलब हमनी के पानी के उपयोग बहुत अत्यधिक मात्रा में करी छे, इसी के कारण है ना यह पानी हमको भी धोखा दे रहा है, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आइए गया होगा, ठीक है। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रा को पहलू की ही बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति में बारे में विचार करें जहां लोग की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन परंतु फिर भी इनके क्षेत्र में जल की दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक कीटनाशकों और कृषि की प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषण है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है, ठीक है। चलिए, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन JJM की घोषणा करने में ग्रामीण क्षेत्रों की रहने वाली लोग के जीवन की गुणवत्ता की सुधार लाने के लिए विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने के लिए स्वच्छ प्राथमिकता दी है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबे अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर से सेवा स्थल से पीने योग्य पानी की आपूर्ति
सुनिश्चित करने की सक्षम बना है। स्रोत है आर्थिक स्वेच्छा 2021 पृष्ठ 357, मतलब पृष्ठ 357 पेज में। ठीक है, आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधित खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पाद क्रियाओं के निरंतर को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परिस्थितियों से निम्नलिखित होने से बचाएं। जल संसाधन के अति शोषण और कुप्रबंधन से इस संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिक संकेतों की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आइए क्रियाकलाप जान लेते हैं। क्रियाकलाप क्या करें? अपने प्रतिदिन अनुभव के आधार पर जल संसाधन के लिए एक संक्षिप्त प्रकाश डालना है। ठीक है, तो इसके बारे में आप सभी लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग लिख लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए लिख लीजिए। चलिए आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट टॉपिक क्या? बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व वैज्ञानिक ऐतिहासिक अभिलेखन दस्तावेज बनाते हैं कि हमारे प्राचीन काल के सिंचाई के लिए पत्थर और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झील के तटबंध और नहरों से उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनी हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारे यह परिपाटी आधुनिक भारत के भी जारी रखी हैं और अधिकतर नदियाँ के बेसिनों से बांध बनाए हैं। चलिए आगे बताते हैं। देखिए इसका प्राचीन भारत में जल कृतियाँ क्या है? ईसा के शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रीगामे में गंगा नदी के बांध से जल का संरक्षित करने के लिए उत्कृष्ट जल संग्रह तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। कलिंग, ओडिशा, नागा जेनुकोंडा आंध्र प्रदेश, बेमून कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने से सबूत मिलता है। अपने समय ही सबसे बड़ी कृत्रिम झील में एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी से बनाई गई। 14 शताब्दी से स्मुल्सन दिल्ली से सिलपोट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हैजा-खांड एक विशिष्ट तालाब बनवाया। ठीक है, और उसके बाद है देखिए यही है, ये क्या है? हीलाकुंड बांध। ये क्या है? हीलाकुंड बांध है। ये है आपका हीलाकुंड बांध। ठीक है, तो चलिए
बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक करते हैं। परंपरागत बांध नदियों के वर्षा जल के इकट्ठाई करने के बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाएं। आजकल बांध में सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते अपितु उसके उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू उद्योग उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण और मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन में भी है। तो चलिए साथियों, तो 1 मिनट रुकिए, मैं फिर से क्लास लेता हूँ, 1 मिनट बस। चलिए साथियों, फिर से आ जाइए, कनेक्ट कर जाइए आप सभी लोग। आप लोग जल्द से जल्द कनेक्ट कर जाइए। चलिए, बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक हैं। परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल इकट्ठाई करके बाद में उसे खेत की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे और आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाया जा रहा अपितु उनके उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और उद्योग उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण और मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के उनको उपयोग समविवस्थ होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज, बांस बेसिन और भाखड़ा नंदन परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आते हैं। इस प्रकार चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस प्रकार महानदी में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय स्वतंत्रता के बाद शुरू भी गई। संभवतः जल संसाधन प्रबंधन, उपगमन और आधारित बहुउद्देशीय परियोजना को उपनिवेश काल के बनी बांधों को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि को स्तर पर ले जाने वाले वाहक के रूप में देखा गया। जवाहरलाल नेहरू गर्भ से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि परियोजनाओं के चलने के बाद कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और
नगरीकरण अर्थव्यवस्था संभावित रूप से विकास रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं पिछले वर्षा उद्देश्य परियोजना और बड़े बांध को कारणों से परिनिष्कलन और विरोध के विश्व में परंपरागत तरीके से बांध बनाने के कार्यविधि और सिंचाई कार्य के बारे में अधिक पता लगाएं। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं। हमने आसाल फसल बोई है और भद्रा में भादु लाए, बांध में दामोदर फैल गए हैं, नाव इसके नहीं चलेंगे और दामोदर हम आपके पैर पलते हैं, बाढ़ का कहर कुछ कम करो, भादो एक साल बाद आएगा, अपने सतह पर नाव चलने दो। यह लोकप्रिय भादो गीत दामोदर घाटी क्षेत्र में गाया जाता है, जो जोक की नदी कही जाने वाली दामोदर नदी को बाढ़ के दौरान आने वाली समस्या का विवरण कराता है। चलिए प्यारे साथियों, आज इतना ही तक रहा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल ऑफ यू मन लगा के पढ़ाई के लिए बी पॉजिटिव रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।